Hello, good morning everybody. So this is my third video, तीसरा वीडियो है मेरा and for 10th class we will start from poetry. Poetry से हम शुरुआत करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी दो पोइट्री हैं इसमें, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस. डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस. सो हियर आपको ये याद रखना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध पोइट थे. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका नाम आपको याद रखना है कि डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस दोनों के जो पोइट थे वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे. ये आपको याद रहना चाहिए. इन दोनों में से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं. और ये जो पोइट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही वाज सच ए बिग अथॉरिटी ऑन पोइट्री, अमेरिकन पोइट्री, कि इनमें से क्वेश्चन ना आए ये लगभग इम्पॉसिबल सी बात है. किसी भी रूप में आ सकता है क्वेश्चन, चाहे आपको स्टेंजा दे के क्वेश्चन पूछें या दूसरे क्वेश्चन पूछें या दोनों तरह के प्रश्न हों. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इजी पोइट्री है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, बिल्कुल सिंपल भाषा में दिल को छू लेने वाली पोइट्री उन्होंने उसकी रचना की है. ही कंपोज सच ए सिंपल एंड ग्रेट पोइट्री. ओके, सो डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ की धूल या बर्फ़ के कुछ कण. द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी. देखो यहाँ इस पोइट्री में क्रो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. प्रोटेगोनिस्ट मान सकते हैं, मुख्य पात्र मान सकते हैं. जो क्रो है क्या है, ये जो पोइट्री है ये बताती है जीवन में कई बार छोटी छोटी चीज़ें हम पर कितना गहरा पॉजिटिव सकारात्मक असर डालती हैं. जैसे हमने बचपन में पढ़ा करते थे, कई बार पढ़ते हैं स्टोरी कि राजा था, वो हार गया, कई बार गुफा में जाके लेट गया और उसने किसको देखा चढ़ते हुए, है ना. बार बार जो है एक चींटी चढ़ती है, फिर वो गिरती है बार बार, और उससे प्रेरणा लेके उसने उसको दोबारा हमला किया. रॉबर्ट ब्रूस जो थे और उन्होंने विजय हासिल की. तो छोटी सी बात से प्रेरणा ले सकते हैं हम. तो ये वैसी ही एक अच्छी शानदार मोटिवेशनल पोइट्री है. सो द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलक ट्री. तो हेमलक ट्री भी एक इसकी अपनी एक वैल्यू है. और उनका ये एक पौराणिक, जैसे अपने यहाँ चीज़ें होती है तो उनकी इस तरह की माइथोलॉजिकल थीम है ये हेमलॉक ट्री, जो जहर का पेड़ माना जाता है. तो कवि जो हैं बड़े उदास हैं, दुखी मन से हेमलॉक ट्री के नीचे. हेमलॉक ट्री याद रखने वाला है भाई, क्या है ये, पॉइजन ट्री बोलते हैं हेमलॉक ट्री को. ये अपने को हेमलॉक ट्री याद रखना है. तो जो कविवर हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब हैं, परेशान थे, हेमलॉक ट्री के नीचे जाके लेट गए. वहाँ बर्फ़ पड़ रही थी, जो एक कौवा आके बैठा और उस हिला कौवा. अब कौवे के हिलने से क्या हुआ, बर्फ़ उनके ऊपर, बर्फ़ के कुछ कण गिर गए. हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड व्यूड. तो ये देखो इसमें ये है, जो अभी तक वो परेशान थे, जिसका पछतावा था उनको, ड्यूड पछतावा, वो उन्होंने अब उसको त्याग दिया और वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए. तो ये इसमें देखो राइमिंग स्कीम होती है इनमें पोइट्री में, जो है ना, मूड, रूड, है ना, हार्ट, पार्ट, इस तरह से राइमिंग स्कीम के द्वारा उनको तुकबंदी करके, जिसको बोलते हैं अपन सरल भाषा में, वो की गई. सो जस्ट ए वेरी वेरी सिंपल पोइट्री. और आपको हेमलॉक ट्री है, क्रो है, और इन चीज़ों को याद रखना है. अच्छा, अब अनदर पोइट्री उनकी जो है, जो अनदर पोइम, फायर एंड आइस. ये बहुत अच्छी है और बड़ी ये विचारात्मक है. ये थॉट प्रोवोकिंग है, आपको विचार करने के लिए प्रेरित करती है. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. देखो पोइट्री को तो जितनी बार आप रिसाइट करोगे, पढ़ोगे, उतना ही उसको आत्मसात करना आसान हो जाता है. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है उसका अंत होगा आग से, कुछ कहते हैं बर्फ़ से. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. ठीक है, जो कहते हैं डिज़ायर से, इच्छाओं से होगा, तो मैं कहता हूँ ये आग से ही होगा. देखो
ये डिज़ायर एंड फायर, ये रिमेंबर करने वाली बात है। फायर बराबर डिज़ायर, ही पूछते भी हैं एग्ज़ाम में बहुत बार कि कंपैरिजन किससे की है उन्होंने। तो डिज़ायर की है फायर से, जो इच्छा होती है, कामना होती है या लालसा होती है, वो आग की तरह होती है जो पूरे विश्व को ख़त्म कर सकती है। अभी हमारे पास करंट एग्जाम्पल रूस यूक्रेन की लड़ाई में हम देख रहे हैं। अब हम इस मैटर में नहीं जाते किसकी गलती है, क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है, लेकिन जो भी है एक मानवता का नाश हो रहा है किसी न किसी की डिज़ायर से। तो डिज़ायर से फायर हो रही है, सारे विनाश हो रहे हैं। यूक्रेन आज बिल्कुल मलबे में तब्दील होता जा रहा है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, बहुत सारे बेचारे मर गए हैं। तो मानवता का नाश। तो ये देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात बिल्कुल सटीक बैठती। अब दोबारा देखें आगे अपन, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, भाई उन्होंने कहा नष्ट होने के लिए तो डिज़ायर जो इज़ इक्वल टू फायर वो बहुत है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें इसकी, भाई 2 बार इसको नष्ट करना है तो क्या करेंगे। तब जो लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो कहते हैं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो देखो यहाँ इन्होंने आइस से कंपेयर किए हेट की, ठीक है। हेट आइस, जब हम किसी से घृणा करते हैं तो हमारे हृदय में उसके प्रति किसी तरह की गर्मजोशी नहीं रहती है, उसलिए वो ठंडा पड़ जाता है। कहते हैं ना ये खून ठंडा हो गया, हम लोग बोलचाल की भाषा में कई बार कहते हैं। तो वो किसके लिए है, आइस। तो आप किसी से घृणा करोगे तो उसके प्रति कोई संवेदना आप में नहीं रहेगी, आप संवेदन शून्य हो जाएंगे। तो ये चीज़ इन्होंने कही है। और तो उन्होंने देखो इन्होंने ये कहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने कि सबसे खतरनाक तो क्या है, डिज़ायर है जो फायर के बराबर है। पहली तो वही है, अगर वो पूछता है पहली प्रायोरिटी किसको दी उसने, अर्थ को नष्ट करने के लिए, पृथ्वी को नष्ट करने के लिए, विनाश के लिए, तो पहली है डिज़ायर बराबर फायर। लेकिन अगर 2 बार नष्ट करना हो तो फिर आइस, आइस बराबर हेट। तो ये देखिए फायर बराबर डिज़ायर एंड आइस बराबर हेट, इसको तो आप याद कर लो, एग्ज़ाम में जो करते हो बार बार पूछा जाता है। फायर, डिज़ायर, आइस, हेट। देखो समझना और कुछ चीज़ों को याद करना दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। आता तो है सब, याद नहीं है, बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। हमारा टारगेट है अच्छे से अच्छे नंबर लाना, अच्छे से अच्छा पेपर करना। तो इसमें अपने को मेमोरी का भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा अब देखें आगे अपन, देखो आप लोगों का थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी कर दिया उन्होंने कि आपको रेफरेंस टू कंटेक्स्ट ना पूछ के वो स्टेंजा दे के उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इट विल बी वेरी सिंपल, बहुत ही आसान होगा। जब हमको स्टेंजा दे दिया तो आपको आंसर देना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन आए हैं हम देखते हैं। देखो ये आपका एग्जामिनेशन में आया हुआ है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2013 में। तो उन्होंने द वे एक रुख शुरू की, स्टेंजा की 4 लाइनें दे दी हैं। द वे एक रुख शुड डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलक ट्री। अब क्वेश्चन दे दिए व्हाट फेल ओवर द पोइट, कवि पे क्या गिरा, ए शावर ऑफ स्नो पार्टिकल्स फेल ओवर द पोइट। अब आपको बनाने में थोड़ा देखना है भाई इसमें हमको कैसे बनाना है ना। तो पास्ट सिंपल का प्रयोग, सेकंड फॉर्म लगानी है, ये आपको वर्क सेंटेंस बनाते समय विशेष रूप से ध्यान रखना है। सेकंड है व्हाट कॉज दी स्नो पार्टिकल्स टू फॉल, क्यों गिरे भाई, क्योंकि क्रो वाज देयर, क्रो शुक हिज हेड, कौवे ने अपना सिर हिलाया तो बर्फ गिरी। सो द स्नो पार्टिकल्स फेल डाउन एज ए क्रो सिटिंग ऑन ए हेमलक ट्री शुक इट्स फेदर्स। शुक ये ऐसे डबल ओ के होना चाहिए, उन्होंने गलत लिख दिया है, SH शुक हिज फेदर्स, उसने अपना पंख हिलाए तो वो गिर गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं अपन। इट वाज ऑल्सो आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, सो हैज़ गिवन, देखो इन्होंने स्टेंजा दोनों ही दे दिए। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट। तो पोइट्री इस तरह से मेमोराइज भी की जा सकती है। वॉट इफेक्ट डिड द क्रोज एक्ट हैव ऑन द पोइट, क्या प्रभाव पड़ा कवि के ऊपर। सो द क्रो एक्ट चेंज द पोइट्स मूड फॉर द बेटर, ज़्यादा अच्छे के लिए। ही बिकेम हैप्पी। एक ही क्वेश्चन कई तरह से आंसर दिए जा सकते हैं। देखो आपको ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन पूछा गया, डिड आया है, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है मतलब
आंसर बनाते समय सेकंड फॉर्म आपको लगानी है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आंसर आपका बड़ा ही ब्यूटीफुली लिखा जाएगा। हाउ वॉज द पोइट्स डे बिफोर दिस अकरेंस, है ना, इस घटना से पूर्व कवि का दिन कैसे, ही वॉज रिपेंटिंग, है ना, ही वॉज वेरी सैड, तो बहुत वो उदास था और वो रिपेंट कर रहा था, पछता रहा था। ठीक है, तो इसकी मेन थीम इसकी यही है। अच्छा जी, नाउ फायर एंड आइस के क्वेश्चन हैं। देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड दोज हु फेवर फायर। डिज़ायर इक्वल टू फायर, डिज़ायर इक्वल टू, ये आपको याद कर लेना है। फायर इक्वल टू आइस, हेट, सॉरी, हेट इक्वल टू आइस और फायर इक्वल टू डिज़ायर। इस तरह से आपको रिमेंबर कर लेना, याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना। तो आपको उन्होंने 4 लाइन दे दी है, स्टैंजा दे दिया है। व्हाट वुड द कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पीपल, क्या होगा कारण अंत का। सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से ही ना, ऐसा ना। 2 उसने कारण बताएं पर उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसने ये माना है कि डिज़ायर से या फायर से ही अंत होगा। व्हाट डज द पोइट थिंक द रीज़न टू बी फायर, द पोइट्स एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन डिज़ायर मेक्स हिम थिंक सो। ह्यूमन डिज़ायर है वो फायर के इक्वल है, ऐसा हमारे पोइट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब हैं उनका मानना है। अब देखो, एडिशनल क्वेश्चंस हैं ये भी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। देखो क्या होता है, आप अगर चैप्टर कर लो और आए हुए प्रश्न भी कर लो ना, सो यू विल गेट द सोल ऑफ द चैप्टर। आपको पाठ की आत्मा से साक्षात्कार हो जाएगा और क्वेश्चन घूम फिर के वहीं से आते हैं। कहते हैं ना पेपर आउट नहीं है, पता नहीं है, पेपर आउट ही होता है। पेपर कहाँ से आएगा, बुक में से आएगा। पोइट के नाम याद हों, राइटर्स के नाम, आप यू कैन यूज़ इट वेन एवर यू फील रेलेवेंट, जहाँ प्रासंगिक लगे आप काम में ले सकते हो। पाठ का सार पता है तो दे कैन आस्क एनीथिंग, डजेंट मैटर, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको अपने शब्दों में पिरो सकते हो और वो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छे से आप ओरिजिनलिटी भी होती है उसके अंदर। खैर, हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के हिसाब से, कवि के हिसाब से संसार का अंत कैसे होगा। देखो, ही डिस्कसेस 2 ऑप्शंस फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना, 2 ऑप्शन दिए हैं उसने, 1 बाय फायर एंड द अदर बाय आइस। पहला है आग के द्वारा, दूसरा बर्फ के द्वारा। एनी वन ऑफ दीज 2 इज सफिशिएंट फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फायर एंड आइस नाम ही है पाठ का, तो दोनों ऑप्शन उसने अपने को दे रखे हैं। देखो, ये अपना छोटा सा चैप्टर था पोइट्री, वो अपन ने कर लिया। देयर इज़ अनदर चैप्टर नेल्सन मंडेला पे है, बहुत अच्छा चैप्टर है। देखो, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली वो है कि ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा। नेल्सन मंडेला ने आत्मकथा लिखी, राइटर भी वही है ना, देखो नाम लिखा है, नेल्सन मंडेला का पूरा नाम इन्होंने लिखा हुआ है। तो इसमें नेल्सन रोली हला हल मंडेला, तो पॉपुलरली नोन एज नेल्सन मंडेला। तो अगर आपको याद रहे तो पूरा लिख देना, नहीं नेल्सन मंडेला इसका सफिशिएंट रहेगा। देखो, इसमें जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है वो है उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बताओ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसको याद कर लेना। ये जो ऑटोबायोग्राफी है, जो पार्ट लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की मेरा लंबा संघर्ष या मेरी लंबी लड़ाई, कुछ भी समझ लो इसको, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये चैप्टर का नाम है ऑटोबायोग्राफी जो मंडेला साहब की वो लिखी। अब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें है जो हम ओवरलुक कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वो अपन जहाँ यूज़ कर सकते हैं ना, जो अपने को मटेरियल अच्छा। देखो, इसमें भाई नेल्सन मंडेला साहब ने कितने साल जेल में बिताई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये अब याद करने वाली बात है, 30 years ऑफ इन प्रिजन, रिमेंबर इट। नेल्सन मंडेला स्पेंड 30 years इन प्रिजन, जेल में मंडेला जी ने 30 साल बिताए। नाउ यू कैन यूज़ इट एनीवेयर, जब आपको जहाँ रेलेवेंट लगे आप इसको काम में ले सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में देखो, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन था,
नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला वाज द साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो इन्होंने सेरेमनी बताई है जब वो आज़ाद होते हैं, उसके बाद में ऑटम डे है, पोडियम वहाँ बना हुआ है और मिस्टर डी क्लार्क को सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है। तो ये उन्होंने उसका थोड़ा बैकग्राउंड दिया। ये देखो मंडेला साहब की उन्होंने फ़ोटो दिखाई है इसमें, ये मंडेला जी हैं अपने, और उन्होंने देखो इसमें ये बताया है कि जो कानून थे, जैसे भारत गुलाम था, ये लोग गुलाम थे, हम अपनी मनमाफिक चीज़ नहीं कर सकते थे, है ना, और हम एक इन्फीरियरिटी से देखा जाता था, हीनता की भावना से देखा जाता था, ऐसा ही वहाँ भी था। तो इन्होंने कोई किसी तरह की नफ़रत की बात नहीं की, इन्होंने प्रेम प्यार की बात की है। ये अपने गांधी जी माना जाता है उनको भी, मंडेला साहब को भी, साउथ अफ्रीका का गांधी। अब देखो जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका नाम पूछा जाता है बहुत बार, कि राइट डाउन द नेम ऑफ दोज पीपल हु सेक्रीफाइस फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने शहीद हुए या जिन्होंने अपना योगदान दिया। तो यहाँ पर बाकायदा उनकी फ़ोटो भी है और आपको ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं। देखो वो आपको ओलिवर टेम्बू है, वाटर सिस्लू है ना, चीफ लुथी है, और यूसुफ डेडू है, ब्रैम फिशर है और रॉबर्ट सोबुक्वे, ये आपको याद करने हैं। ये सारे नाम फ्रीडम फाइटर्स के, दे कैन आस्क, वो पूछ लेते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। देखो ये याद करने का समय होता है एग्ज़ामिनेशन का, बिफोर एग्ज़ामिनेशन जितना याद कर सकते हो याद करो चीज़ों को, क्योंकि फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आएगी प्रेशर आप पे बढ़ता चला जाएगा। अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए, जीतने के लिए अभी से इनको रिव्यू करते रहें, याद करते रहें, तो बहुत ही सार्थक और अच्छे परिणाम अपने को मिला दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये मंडेला जी का, तो इस पार्ट में ये कुछ चीज़ें हैं जो, अब देखो क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट देखें इनमें क्या क्या है। ये अपना बोर्ड में आया हुआ है, अपने राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है। देखो व्हाट विज़न डज नेल्सन मंडेला हैव फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, के लिए उन्होंने क्या विज़न या उनकी क्या कल्पना थी, क्या उन्होंने सोचा था। टू लिबरेट ऑल देयर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन आर दी आइडियल्स ही सेट फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए कहा भाई किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखो इसमें एक शब्द और बहुत अच्छा है, अपार्थेड, APARTHEID, अपार्थेड, रंग भेद। ये भी आपको APARTHEID, अपार्थेड, रंग भेद, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रंग भेद का विरोध किया था, जैसे गांधी जी ने भी किया था साउथ अफ्रीका में भी। तो खैर ये मंडेला साहब, उन्होंने रंग भेद का बहुत विरोध किया जो पहले हुआ करता था। अब व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी गया है पहले से। जब वो बच्चे थे तो क्या उनके लिए फ्रीडम का मतलब था, है ना। तो एज ए बॉय मंडेला मीन बाय बीइंग फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर हिज मदर्स हट, खेतों में भागना, दौड़ना, टू स्विम in the clear stream that ran through his village, to roast mealies under the stars, and to ride the broad back of slow moving bulls. As a student he meant by being free to stay out night to read what he pleased and go where he choose. The above mentioned freedom are transitory freedom, they are limited ones, while achieving one's potential of earning one's keep, of marrying and having a family are basic and honorable freedom. देखो उन्होंने यही बताया, बचपन में उनको पता नहीं होता, तो आज़ादी का मतलब यही होता है, खेतों में घूमना, अच्छे से खाना पीना, अपने मन मर्जी की शादी करना, और ये, लेकिन आगे जाके हमें पता पड़ता है कि ये जो है ये क्षणिक आज़ादी है, और जो मेन जो आज़ादी उन्होंने मानी है इसके बाद की, वो आज़ादी आगे अपनी पर्सनल फ्रीडम होती है, पॉलिटिकल फ्रीडम होती है, वो है, ठीक है। तो ये इसमें बताया
गए। तो बच्चों ये अपना ये इसके मेन जो एस्पेक्ट्स हैं वो हमने आज डिस्कस किए हैं, और आप लोग भी अपना पर्सनली पढ़ते रहिए और मेरे वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, इनको भी आप यूज़ कीजिए, अपनी पर्सनल जो पढ़ाई कर रहे हैं वो करते रहिए, और अपने ब्रेन को भी रेस्ट देते हुए जब बहुत टायर्ड हो जाएं, थक जाएं, मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाएं, तो अपना घंटा भर अपना निकाल के थोड़ा आराम कर लें और फिर पढ़ाई शुरू करें। और मेरा ये मानना है कि अब आपको पूरा दिन मिलता है, 8 आवर्स स्लीप आप लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। पर्सनली आई थिंक सो फ्रेश हो जाता है आदमी, और जितना पढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो, मेहनत कीजिए। स्ट्रेस दूर करने के लिए योगा कीजिए, थोड़ा 40 मिनट आधा घंटा वॉक कीजिए, वो भी बड़ा अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है, और लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।